नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज मिड डे मुद्दा लाने में थोड़ी देरी हुई है क्योंकि सासाराम से दिल्ली तक नजर रखनी थी और इसके बाद जो खबर आई है ये खबर बहुत निर्णायक है। विश्लेषण तो होगा आगे, लेकिन शुरू में कह रहा हूं निर्णायक है। यहां पर मैं भी थोड़ा सा हो सकता है पक्षपाती हो रहा हूं, हो सकता है पक्षपाती हो रहा हूं। लेकिन कौन सा पक्ष दुरुस्त है उसको बताने के लिए भाऊ हमारे साथ आने वाले हैं। भाऊ को जोड़ लीजिए और फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। दरअसल राहुल गांधी से बचने और छिपने के चक्कर में दोनों कवायद थी और हम साबित करेंगे आज मिड डे मुद्दा में इस बात। राहुल गांधी से बचने और छिपने की कवायद में 56 इंच की छाती वाले साहेब यानी नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बेइज्जती स्वयं करवाई है। इससे पहले ट्रंप ने बेइज्जती की, इससे पहले कभी जयशंकर करवा दिए, कभी कोई करवा दिया, लेकिन आज कोई जिम्मेदार नहीं। आज खुद अपनी बेइज्जती करवाई है और यहां तक कि राहुल से इतना घबराए बौखलाए से नजर आए। शायद उम्र का प्रभाव है या कुछ, ये भाजपा में अब विश्लेषण होना चाहिए और नागपुर में भी होना चाहिए कि गडकरी के काम में कूद गए। 10 किलोमीटर का एक पैच जो रोड वर्क चल रहा है उसमें 10 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे होता, 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर आते बात अलग था, उसमें 10 किलोमीटर का एक पैच। उसके लिए आनंद फानंद में तैयारी की गई कि इसका उद्घाटन मैं करूंगा। कब करूंगा? जब राहुल गांधी का कार्यक्रम हो रहा होगा सासाराम में, उसी वक्त करूंगा, फुटेज खा जाऊंगा। जब राहुल गांधी की स्पीच होगी सासाराम में, तब यहां पे मेरी स्पीच होगी और रोड शो। और पॉमेरियन उनके पास विकल्प नहीं है, वो मुझे दिखाएंगे, राहुल गांधी आउट। इससे सिंपल प्रोग्राम तो कुछ समझ में आता नहीं भाऊ, इतना सिंपल लॉजिक। लेकिन अंजाम क्या हुआ? अंजाम हमेशा महत्वपूर्ण होता है। 56 इंच की जो दुर्गति हुई ना, वो देख करके भक्त भी भागने लगे। हम आपको दिखाते हैं सबूत के साथ। जरा दो तस्वीरें एक साथ लाइए, लाइव वाली तस्वीर। ये देखिए, ये राहुल गांधी का जो की यात्रा है वो लाइव थी सासाराम से। नीचे देखिए, गौर से देख सकते हैं दर्शक, देखिए 19K वॉचिंग। इसको सर्कल भी करना चाहिए था लेकिन जल्दी में हम आए तो अभी नहीं हो पाया। 19K मतलब 19,000 लोग लाइव देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए पीएमओ इंडिया, ये पीएमओ इंडिया ऑफिशियली जो इनका है वो चैनल, वहां देखिए कितने लोग देख रहे हैं, 67 वॉचिंग, 67 वॉचिंग। अरे कम से कम जयशंकर राजनाथ यही लोग देख लेते अपना अपना मोबाइल खोल के। 67, सोचिए ये हालत। और ये कार्यक्रम क्या था, मैंने बताया ना आपको कि गडकरी जी का कार्यक्रम था, 10 किलोमीटर का पैच था, आ गए उसमें उछल करके फीता मैं काटूंगा। आज तो खड़ंजा का भी उद्घाटन करवा लेना चाहिए था आसपास, वहीं पर कहीं पवाना ववाना में ले जाकर के कि खड़ंजा बिछा है। दूसरी फोटो लाइए, दूसरी फोटो लाइए। आदमी कभी ना अपनी इज्जत, लोग कहते हैं कि दूसरा कोई उनकी बेइज्जती करता है, खुद गंवाता है। ये देखिए राहुल गांधी वाले में देखिएगा, राहुल गांधी में दोनों चीज देखिए। राहुल गांधी में सब्सक्राइबर देख लीजिए जरा, 95.9 लाख, मतलब 96 लाख मान लेते हैं सब्सक्राइबर है यूट्यूब चैनल पर। 1 आवर अगो, ये भी दोनों देखिए एकदम मैच कर रहा है। 1 आवर अगो 1,50,178 व्यू, 1,50,178 व्यू है। 95 लाख 96 लाख सब्सक्राइबर वाले राहुल गांधी के अपने चैनल। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देखिए, 2,87,00,000 सब्सक्राइबर हैं, मतलब राहुल गांधी के 3 गुना सब्सक्राइबर है, 3 टाइम्स। 9 त्रिक 27, 270 होता है और फिर 5 या 15, 285 होता है। करीब करीब मतलब एकदम मानिए आप 3 गुना है, 3 गुना सब्सक्राइबर हैं। और व्यू देखिए 1 आवर को 75,135, आधा। सब्सक्राइबर 3 गुना, व्यूवर आधा। अगर अनुपात जो होता है गणित, मोदी जी वाला छोड़ दीजिए +2 ये भी, तो ये अगर अनुपातिक रूप से लोकप्रियता और लोगों का साथ देखें तो राहुल गांधी से ये एक चौथाई पे आके टिकेंगे, एक चौथाई पे। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री देखिए, उंगली ऊपर किए हैं, बस उसमें सुदर्शन चक्र नहीं है, उंगली ऊपर किए हैं, सुदर्शन चक्र नहीं है। यही उंगली उस लोकतंत्र और संविधान में करना चाह रहे हैं दरअसल, हटा दीजिए।
इसके अलावा इस कार्यक्रम में हम कुछ नहीं दिखाएंगे, यही तुलनात्मक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इतना ही नहीं, एक बात और ले आते हैं चर्चा में, भाऊ के पास चले। आज राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से, यात्रा के शुभारंभ से बचने के लिए एक कवायद नहीं थी। एक तरफ आनंद फानन में, कल तक कोई कार्यक्रम परसों तक नहीं आया था, आनंद फानन में रोड पे चले गए। उधर ज्ञानेश कुमार, जो ज्ञानेश कुमार बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज तक मुंह नहीं खोला, वो ज्ञानेश कुमार कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार। उधर आज अंतरिक्ष से जो हमारे देश का होनहार लौटा शुभ्रांशु, वो शुभ्रांशु की वापसी पर मीडिया उधर जनगणमन करने लगी। तो एक साथ इतने सारे हथकंडे थे कि किसी भी तरह से राहुल को लाइमलाइट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन नतीजा आपके सामने है। नतीजा ये हमने नहीं कुछ भी इसमें जो है मॉडिफाई किया है, ना एडिट किया है, ना एआई से बना हुआ फोटो दिखाया, ये रियल था। भाऊ यही बचा है, आखिर जाते जाते अपनी इज्जत सब लुटा के जाएंगे। नहीं, ये बहुत पुरानी ट्रिक है। ये नरेंद्र मोदी जी की ये गुजरात से आती हुई ट्रिक है। जब विपक्ष कोई कार्यक्रम करे तो ये तो उसी दिन एक कार्यक्रम दूसरा अनाउंस कर देते हैं। आपने कहा कि 10 किलोमीटर के पैच का, अरे भाई ऐसा कोई वंदे भारत है जो इन्होंने फ्लैग ऑफ नहीं किया? अभी एक वंदे भारत नागपुर से पुणे चला, अरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फ्लैग कर लेते, सांसद लोकल वही फ्लैग कर लेते। नहीं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नितिन गडकरी सब रेलवे स्टेशन पे थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया उसको। ये छपास और दिखास के एक तो प्रेमी है भयानक। दूसरी बात, ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। ये फ्लाईओवर वही है आशीष, आज जिस पैच पे ये बता रहे थे जाके चल के, वो पैच, वो फ्लाईओवर वही है, वो प्रोजेक्ट वही है जिसको लेके मोदी जी के कैग ने नितिन गडकरी के ऊपर छींटे मारने का प्रयास किया था। ये जो अथाह भ्रष्टाचार बताया था कि 1 किलोमीटर इतने करोड़ में बन रहा है, ये वही द्वारका वाला एक्सप्रेस वे है, जो कनेक्टिंग वे है, उसी को। वो गडकरी जी बेचारे थक गए थे बोल बोल के, अरे जो खर्चा आप बता रहे हो रोड का पर किलोमीटर, वो तो मेरे यहाँ सर्विस रोड पे हुआ है। पुल 4 लेन 8 लेन, वो एक ब्रिज के ऊपर दूसरे ब्रिज, ये तमाम चीजें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन गडकरी को निपटाने का कैग के द्वारा एक अच्छा, और पूरे गोदी मीडिया ने दबा के चलाया कि गडकरी के यहाँ भ्रष्टाचार, गडकरी के यहाँ भ्रष्टाचार, गडकरी के यहाँ भ्रष्टाचार। आज उसी तथाकथित भ्रष्टाचारी पुल और इस सेक्शन का ये उद्घाटन करने पहुंचे, पॉइंट नंबर 1। लेकिन क्या हुआ? लाइमलाइट क्या? देखिए, आप जबरिया अपने आप को लोगों पे थोप नहीं सकते। ये मन की बात नहीं है कि कलेक्टर आपको बुलाए, शहर में 10 जगह से वो बड़े स्क्रीन लगवाए और हर वार्ड, हर बीजेपी के वार्ड के आदमी को बोले कि 100 लोगों को लेके जबरदस्ती बैठना है। और लोग वहाँ, कुछ लोग वहाँ सो रहे हैं, कुछ लोग खाना पीना कर रहे हैं, लेकिन बैठना टेंट में ही, मोदी जी का भाषण सुनना है। भाई मन की बात, ये मन की बात नहीं थी, ये इवेंट थी। और आज पूरा देश देखना चाहता है कि राहुल गांधी बिहार में क्या कर रहे हैं। यकीनन आज राहुल गांधी को, मैं आज बिल्कुल तैयार बैठा हूं आशीष, और मैं चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जितना लोग बोल रहे हैं, जितना, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का अपना परिवार भी होगा, वो परिवार में बच्चे होंगे, पत्नी होगी, बूढ़े माँ बाप भी हो सकते हैं, उनको क्या लगता होगा जब ज्ञानेश कुमार जी के बारे में लोग ऐसे बोलते होंगे? तो थोड़ा तो उनको कहीं कहीं बेइज्जती महसूस होती होगी। तो इन तमाम बातों को आज ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी के तमाम आरोपों को बिंदुवार उत्तर देकर इस राहुल गांधी की दुकान बंद कर दे, ये मेरी इच्छा है। आज ये कर दे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ना उन्होंने, और ऐसा बताया गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताने वाले, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा खोदा पहाड़ निकला चूहा। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो आरोप ये लगाए कि भाई जब चुनाव हुए तब क्यों नहीं करा आपने, 6 महीने क्यों लिया? वो तथाकथित आरोपों का मैं अभी जवाब देता हूँ। मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कांग्रेस का, लेकिन एक देश का इंसान हूँ, और एक कॉमन सेंस है मुझे, जो हर एक इंसान में होना चाहिए। आप यदि किसी राजनीतिक दल को मशीन नॉन रीडेबल कॉपी दोगे, कि जो मशीन में स्कैन ही नहीं हो सकती,
तो उस बेचारों को मैन्युअल काम करना पड़ेगा, और लाखों मतदाताओं को स्कैन करने में, मैन्युअली एक एक को चेक करने में 6 महीने तो लगते हैं। आपके पास तो सॉफ्टवेयर की कॉपी है, आप तो एक दिन के अंदर पूरे देश के, पूरे देश में, पूरे देश में, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं कहता हूँ, विधानसभा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं कहता हूँ, पूरे देश में 0 नंबर पे कितने एड्रेसेस है, ये एक चुटकी पे चुनाव आयोग बता सकता है। 2 0 पे कितने लोग रहते हैं, 3 0 पे कितने लोग रहते हैं, चुटकी में बता देते हैं, चुटकी में। क्योंकि आपके पास पूरा कंप्यूटर में लिस्ट पड़ी हुई है, आपको कमांड ही देना है। लेकिन आप राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के इतने दिनों के बाद क्या कर रहे थे, और राहुल गांधी ने जिस तैयारी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेंगलोर के महादेवपुरा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैं दावे के साथ कहता हूं उसको छोड़ के चुनाव आयोग बहुत सारी बातें करेगा, थोड़ी बहुत शेर शायरी करेगा, 2-4 हिंदी फिल्मों के गाने इधर उधर के गाएगा, बहुत सारे आरोप इधर उधर के लगाएगा, कानून कायदे बताएगा, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों पे नहीं आएगा। हाँ, लेकिन सभी देशवासियों को उन्होंने 1 घंटे के लिए फिर से एक बार मूर्ख बनाने का काम करेगा। हाँ। चुनाव आयोग बुलाकर क्या किया भाई, राहुल गांधी की, मतलब कई, मैंने कहा ना कि ये ऐसा नहीं करते, कई स्टेजेस में होते हैं। पहले राहुल गांधी की यात्रा फेल करवा दो ये बोल के कि एसआईआर बहुत बढ़िया है, ये कैंपेन चला दो, वो नहीं हुआ तो उनको परमिशन मत दो, फिर रात को परमिशन दो तो हेलीपैड मत दो, हेलीपैड बनवाने जाए तो लाइट मत दो, बुलेट के प्रकाश में, मोटरसाइकिल के लाइट में यदि हेलीपैड बनाया तो फिर दूसरे दिन जब उनकी रैली हो तब अपना एक इवेंट शुरू कर दो, और वो नहीं हुआ तो फिर आप दूसरा एक काम कर दो, फिर चुनाव आयोग को भी आगे कर दो। हालांकि चुनाव आयोग एक प्रकोष्ठ ही है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग ने यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूरी टाइम चर्चा करेगा गोदी मीडिया, पामेरियन मीडिया। तो राहुल गांधी की पूरी इस यात्रा को क्या हुआ क्या नहीं वो दिखेगी नहीं कहीं। लेकिन सवाल है, देश की दुनिया के लोग राहुल गांधी की उस यात्रा को देखे न देखे। बिहार के मतदाता जिनको वोट करना है, जिस क्षेत्र से ये रथ यात्रा दौड़ेगी, ये जो उनकी समाज यात्रा है, वहां पे लोगों का हुजूम है। और आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के उस शुरुआत के समय लालू यादव, बताइए, बीमार की हालत में भी स्टेज पे गए, और जिस हिसाब से भारी समर्थन मिला, जो जनसागर उमड़ा था वहां पे, उस बात से एक बात तय है कि बिहार में दिन ब दिन हालत खस्ता हो रही है एनडीए गठबंधन। चिराग ने सही समय देख के पलड़ा छोड़ दिया, या चिराग का जो भी उसने चिराग को उपयोग में लाया होगा या छुड़वाया गया होगा, कुल मिलाकर स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब आपके जो तुरुप के पत्ते हैं वो भी फेल हो रहे हैं, आपका एक का भी जोकर साबित हो रहा है। क्योंकि आज आपने यही सोचा था कि मेरा फंक्शन होगा तो सारा देश फंक्शन को देखेगा, तो आपने अपने तरकश, अपने पत्तों में से एक का फेंका, लोगों ने उसको जोकर समझ के टहला दिया। नहीं भाऊ, मुझे लगता है कि लोगों ने सही समझा, ये जोकर ही फेंके थे, लोगों को ये एक्का का झांसा दे रहे थे, लेकिन लोगों ने देख लिया कि तो जोकर ही, एक्का नहीं है। क्या है ये, हर भाई ताश के मतलब 52 पत्तों में एक जोकर होता है। हाँ। ये 52 जोकरों के पत्ता लेके घूमते हैं। हाँ। फर्क ये है, आप मुझे बताइए 2014 के पहले से आप गुजरात में जाके बताइए, मैं तो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब से चैलेंज करता हूँ, कौन सा पत्ता इनने फेंका जो तुरुप का निकला? जोकर ही तो निकले। हाँ, तो जोकर थे सब, लेकिन दूसरे का इनका इन्होंने काम किया, बस दूसरे का इनका फाड़ दिया।
हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि लोग समझने में थोड़ा देर लग गई। हमारे यहाँ लोग विश्वास रखते हैं आशीष, भोले लोग हैं। और शातिर लोग बार-बार विश्वासघात करने का प्रयास करके फिर जीतने का प्रयास करते हैं। हम्म। लेकिन अब पोल खोल गई। पोल तो पिछले लोकसभा चुनाव में ही खुली थी। ये वोट चोरी नहीं होते तो ये 180 पे आ जाते। और इससे ज्यादा तो क्या सरकार भी खुलेगा? नहीं बना। एक को 19,000 लोग देख रहे हैं और एक को 67 देख रहे हैं। मैं क्लिप कुछ सुना देता हूँ, जरा क्लिप प्ले करिए तो एक एक करके। 3-4 छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वो जरा आप उनका विश्लेषण कर दें, क्योंकि उस समय भाषण के समय हम लोग नहीं थे। हाँ, मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है। और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आसाम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, लेकिन शायरी के साथ शुरू हुई है। मैं बता दूं, शायरी के साथ, उसमें शेरो शायरी ही है, लेकिन शेरो शायरी उधर सुनते हैं। तब तक इधर जरा क्लिप सुनाइए, क्लिप्स प्ले कर दीजिए, क्लिप्स प्ले करिए तब तक राहुल तेजस्वी की, उनकी शेरो शायरी पर हम आएंगे। हम आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने। मैं जरा कहूंगा कंट्रोल रूम से कि ज्ञानेश कुमार की पीसी को जरा विंडो में ले आए, पीसी को विंडो में ले आए, फटाफट ले आए, तो पीसी को विंडो में ले आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना जरूरी है। जहां पर शुरू हुआ है 10 किलोमीटर का रोड, वहीं पर 10 किलोमीटर का रोड और बढ़ाते हैं ज्ञानेश कुमार के साथ। थोड़ा मोदी जी का काम हम लोग आसान कर देते हैं। लाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस ले आइए, इसमें फटाफट लाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी जी, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं।
चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब यह प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर
सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद जय भारत हो गया। अब बाकी टीम ऑफिस में सुन ले, जय हिंद जय भारत हो गया है, अब हटा दीजिए। ये भाषण लिखा गया था, एक डेटा नहीं दिया इस शख्स ने। इस देश के चुनाव आयोग और संवैधानिक 7 करोड़ मतदाता, बस भगवा रहा हूं, 7 करोड़ मतदाता मेरे पीछे खड़े हैं। तुम्हारे पीछे खड़े, तुम नेता हो? हु आर यू?
7 करोड़ मतदाता तुम्हारे पीछे खड़े हैं, चुनाव आयोग के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। सवाल है बेहतर कौन से 7 करोड़ मतदाता इनके पीछे खड़े हैं? हाँ। 0 नंबर मकान पे रहने वाले, डबल 0 मकान पे रहने वाले, ट्रिपल 0 मकान पे रहने वाले, 2 कमरे में 250 लोग रहने वाले, वो मतदाता इनके पीछे है। चुनाव आयोग ने आज फिर, जो मैं पिछले 2 दिन से लगातार, जब से चुनाव आयोग की घोषणा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब से मैं कह रहा था क्या होने वाला है आशीष, और चुनाव आयोग ने वही किया जो हम सोच रहे थे। ये सिवाय जिलेबी और इमरती बनाने से सिवा कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने कहा कि 45 दिन होते हैं, 45 दिनों में क्या चुनाव आयोग सिर्फ फर्जी तरीके से काम कर सकता है आदमी? क्या 45 दिनों के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के जहां करोड़ों का मतदाता हो, लाखों का मतदाता हो, 90 लाख तक के मतदाता है, क्या उन मतदाताओं की मैन्युअली आप स्कैनिंग कर सकते हो कि कितने मतदाता फर्जी है? सवाल है, आपने कहा यहाँ पे कि कुछ लोगों को ऐसा आरोप लगाया कि 2 बार मतदान किया। आरोप 2 बार मतदान का नहीं था, आरोप था कि 2 पहचान पत्र कैसे है। क्या चुनाव आयोग ये बता देगा कि आपने 2 पहचान पत्र कैसे दिए? क्या चुनाव आयोग, मैंने कहा था राहुल गांधी के बिंदुवार जवाब दे। क्या एक मकान में 80 लोग कैसे रह रहे हैं, 2 मकान 2 कमरे के, और वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं वो तो वहां मतदाता भी नहीं है। तो क्या वो 80 लोग जो है वो चुनाव आयोग के पीछे खड़े हैं कि जो उस मकान में नहीं रहते फर्जी वोटर है? ठीक किया जो क्या बात कर रहा है चुनाव आयोग? किस बात की बात कर रहा है? किस बात को ललकार रहे हो? इससे ज्यादा नीच हरकत मैंने किसी संगठन संवैधानिक संस्था की नहीं देखी। अरे आरोप हुए है आप पे, आपको क्लीन आना चाहिए। आप कहते हैं सीसीटीवी मैं माता बहने को दे दूंगा, क्यों? आपके जो पर्ची वाले, जो फोटोग्राफ वाले पर्ची वाले, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाते? क्या आपके घर में पर्ची नहीं आती? आपके घर में ज्ञानेश कुमार आता है पर्ची लेके? ये आपके पत्नी का फोटो इस पर्ची पे मैं बड़ा छुपा के लाया हूं, साथ में रखना। नहीं सारी दुनिया में ओपन होती है पर्ची। झूठ बोलते हैं ये लोग, लगातार झूठ बोलते हैं। सबको सब वो हमको बताते हैं कि चुनाव आयोग राजनीतिक दल की उत्पत्ति कैसी हुई। आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए नहीं पूछा गया था। आपको सवाल पूछा गया था कि जो आरोप लग रहे हैं वो कौन है? आप कर्मचारियों के पीछे छुपे हुए हो। वो कर्मचारी क्या करेगा? आप यदि फर्जी वोटर को आईडी कार्ड दोगे, यदि हरियाणा का वोटर को आईडी कार्ड दोगे, वो तो बेचारा आईडी कार्ड देख के अंदर वोटिंग करेगा। उन कर्मचारियों के पीछे रख रहे हो। आप कह रहे हो कि इतने कर्मचारी, लाख कर्मचारी, 10 करोड़ कर्मचारी, 1 करोड़ कर्मचारी, 10 लाख बीएलए, 20 लाख प्रतिनिधि, ये तमाम लोगों का अपमान है। अपमान है, शर्म आनी चाहिए। इनके पल्लू के पीछे छुपते हो आप। वो लोग क्या करेंगे? सवाल मतदाता सूची में गड़बड़ी का है। राहुल गांधी ने सवाल पूछे सिर्फ इतने कि एक इतने लोगों के डुप्लीकेट कार्ड कैसे बने। सवाल ये है, क्या इसका जवाब है आपके पास? एक मकान में इतने थोक में कैसे लोग रह रहे हैं, क्या इसका जवाब है आपके पास? वो मतदाता कहां है जो आपके पीछे खड़े हैं? बताएंगे आप? 250 लोग आपने एक घर में घुसेड़ दिए बिहार में, और कहते कि 7 करोड़ मतदाता मेरे खराब पीछे खड़ा है। कौन से है? आभासी मतदाता है। जो उत्तर प्रदेश के वो बिहार में खड़े हैं, जो हरियाणा के वो बिहार में आपके पीछे खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश में और बिहार में, महाराष्ट्र और गुजरात के वोटर आपके पीछे खड़े हैं। किसको बात कर रहे हो? आपको बिंदुवार सवाल का जवाब देना चाहिए था। आप कहते हैं कि हम निडर है। निडर क्या है? इतनी निडर है आप और इतना डर नहीं आपको, तो जेड कैटेगरी आपने क्यों ली? क्योंकि आपको पता था कि आप इतनी गड़बड़ कर रहे हो। आप प्रजातंत्र के साथ खेल रहे हो, लोकतंत्र के साथ खेल रहे हो, इस देश के संविधान के साथ खेल रहे हो। मूर्ख बनाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय हिंद बोल के। जय हिंद बोलने का अधिकार है आपको। जिस हिंद को आप मिट्टी में मिला रहे हो, जिस संविधान की आपने धज्जियां उड़ा दी है, जिस लोकतंत्र प्रणाली को आपने मजाक समझ के रखा है, आप चुनाव हाईजैक करते हैं और आप कहते कि चोरी करना, ये आरोप लगाना, किसने सत्यापन किया? मैं तो कहता हूं उसी एक ही जगह पे आ जाएं। आप वो निकालिए फॉर्म, आप निकालिए फॉर्म कि एक मकान में 80 लोग किसने सत्यापित किए। क्रिमिनल केसेस करिए उनके खिलाफ, किसी भी राजनीतिक दल के हो, हम मानेंगे। आप तो उस सूची बोलते 45 दिनों में, बिल्कुल 45 दिनों में देंगे। आप डिजिटल मीडिया दे दीजिए, और ये मत बताइए वीडियो फुटेज देने से बड़ी किसी की निजता का हनन होता है। आप तो निजता का हनन खुद कर रहे हैं जब किसी मतदाताओं को आप मना कर रहे हैं। आप ही ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था ना
कि कानूनन हम नहीं बताएंगे कि किसके नाम ड्रॉप किए और क्यों ड्रॉप किए। अब सुप्रीम कोर्ट को आप देना पड़ रहा है ना आपको कि 65 लाख मतदाता कौन से है और क्यों निकाले आप। अभी भी नहीं दे रहे, अभी भी नहीं दे रहे, बेशरम है। मैं मुझे 2 मिनट खाली दीजिए। इनका ये तो जिंदगी में नहीं दे पाएंगे। इनके इस भाषण का जो मोदी के स्क्रिप्ट राइटर से लिखवा के लाया गया है, मैं बिंदुवार जवाब देता हूं। पहला क्या कहा कि हम ही चुनाव आयोगी रजिस्ट्रेशन करता है, तो हम ही बनाते हैं इनको, इसलिए ये हमारे लिए सब समान है। कुल कहने का मतलब यह है कि सब हमारे बच्चे, एक बाप के 10 बच्चे होते हैं, सब समान, उनके लिए सब समान होते हैं। लेकिन एक बाप के 10 बच्चे होते हैं, उसी में से एक बच्चा इतना नालायक होता है कि जब बूढ़ा हो जाता है बाप, तो उसको घर में बंधक बनाता है, थप्पड़ मारता है और खेत बाड़ी लिखवा लेता है। तो वैसा ही एक बच्चा उन राजनीतिक दलों में से निकल चुका है, और तुम्हारी स्थिति उसी बाप की है जो घर में बंधक है, उनके इशारे पर नाच रहा है। पहली बात सुनो, अब सुनो, अब मुकदमा और सुकदमा करना। 7 करोड़ मतदाता तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम ये लाइन ही 1 मिनट के अंदर उस कुर्सी पर रहने का अधिकारी नहीं करता। तुम मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए संवैधानिक पद पे बैठे हो, चुनाव करवाने के लिए बैठे हो। चुनाव आयोग के पास एक मतदाता का समर्थन नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के पास सिर्फ लोकतंत्र के संविधान, जो हमारा संविधान है, उसका समर्थन होना चाहिए। मतदाता का समर्थन जुटाएगा चुनाव आयोग का चीफ, मतदाता का समर्थन जुटाने के लिए बैठा है। उसके बाद क्या कह रहे हो? उसके बाद कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल इसके पीछे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आरोपों का आपके पास क्यों नहीं जवाब है? उनके एक भी आरोप, इतने देर के भाषण में एक भी डेटा दिया क्या? सिंगल डेटा दिया? सिंगल डेटा नहीं दिया, सिंगल डेटा नहीं दिया। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक डेटा प्रोवाइड करवा दें कि ये देखो, ये जो है गलत है या ये सही है। सारे राजनीतिक, सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं एक तरफ कह के, और एक दूसरी तरफ ये कहना कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता हमें बदनाम कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अपोजिशन को स्टेक से बाहर कर दिया है। आपके स्टेक होल्डर्स सिर्फ मोदी एंड कंपनी है, गुजरात लॉबी आपकी स्टेक होल्डर है। एक तरफ जब कह रहे हो कि आप सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ विश्वास हम पे करके हमारे साथ चल रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कुछ राजनीतिक दल बदनाम कर रहे हैं, तो जो बदनाम कर रहे हैं वो तो सारे अपोजिशन वाले हैं। इसका मतलब आप सत्ताधारी दल की कंपनी चला रहे हो, भाजपा की कंपनी चला रहे हो। तुमको उस कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया 6 महीने के लिए कि आओ और कंपनी में लूट खसोट मचा दो, एक पूरे डायरेक्टरों का बोर्ड चेंज कर दो। तुम एक बेईमान डायरेक्टर बन के आए हो भाजपा की कंपनी में। ये शब्द इन आउट ध्यान रख लीजिए ज्ञानेश कुमार। और डरने की नहीं बात कि डर नहीं रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। करगिल का युद्ध लड़ने जा रहे हो, जेड सिक्योरिटी में निर्वाचन सदन में बैठ के डर नहीं रहे हो, जाओ ना फील्ड में, हटा दो सिक्योरिटी। ये धमकी नहीं है, ये कह रहे डर नहीं रहा हूं। अरे तुम डर नहीं रहे हो, ये शब्द बताता है कि तुम गलत कर रहे हो। ये शब्द अपने आप में शब्द साउंड करता है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, सवाल ये है आशीष, यदि आप डर नहीं रहे हैं तो आप सवालों का जवाब दीजिए। आप एफिडेविट मांगते हैं, 45 दिनों के टेक्निकल पे घूमते हैं। चुनाव आयोग जब आपको वीवीपैट का मिलान करने की बात करते हैं तो आप मशीन चेक करवाते हैं। आप नए नए कानून लाते हैं, वीडियो फुटेज नहीं देंगे क्योंकि आपकी माँ बहन की इतनी इज्जत पड़ी है। तो लेकिन जो माँ बहनों को आपने मतदान से वंचित रखा है, उनका क्या? वो किसी की माँ बहनें नहीं है, वो किसी की बेटियां नहीं है। सिर्फ चुनाव आयोग ये बताए कि चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय पे गैर कानूनी एफिडेविट क्यों जमा किया, क्यों कहा कि कानूनन हम आपको नाम नहीं दे सकते ड्रॉप किए वाले को, और कारण नहीं बता सकते। बताया ना आपने, क्यों झूठ बोला चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग कहता है कि हम कोई प्रतिपक्ष, हमको सब निष्पक्षता के देखते हैं। तो फिर एक नोटिस आपने जब तेजस्वी यादव को दिया 2 कार्ड के लिए, फिर उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को देते, 2-4 मेयर को देते, सैकड़ों लोगों के कार्ड निकले, सबको नोटिस देते। राहुल गांधी को आप मांग रहे एफिडेविट, एक एफिडेविट आप अनुराग को भी मांगते। उससे कैसे? अब तो बीजेपी ने खुद कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, वो स्टेक होल्डर में हुई है, वायनाड में हुई है। स्टेक होल्डर, उससे नहीं मांगेंगे, स्टेक होल्डर है वो। और आप कहते हो कि हमने, हाँ, और आप ये कहते हो कि देश पिछले 20 साल में आप तो चुनाव आयोग के पुराने लोगों का नाम लो ही मत।
आपको शेषन, लिंग 2 जैसे लोगों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। लावासा जैसे लोगों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। पुराने लोग आपके क्या कह रहे हैं जरा सुनिए सोशल मीडिया पे। अशोक लावासा का लंबा इंटरव्यू है, पूछिए क्या कह रहे हो। वो भी चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त थे। कई लोग हैं जो लगातार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कितना गलत हो रहा है, और आप कह रहे हैं बाढ़ग्रस्त बिहार में आपने 1 महीने में काम करवा लिया, सारा फर्जी काम करवा लिया। जिन सोशल मीडिया वालों ने इसको एक्सपोज किया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। डर तो आप रहे हैं, डर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, डर तो आप सर्वोच्च न्यायालय से है जो अभी तक आपने 65 लाख लोगों की लिस्ट नहीं दी। डर तो आप रहे हैं ना। वो सुबह चुनाव आयोग को तो राजनीति में कौन सा दल क्या चंदा लेते इसको भी ध्यान रखना चाहिए। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फर्जी वाला सर्वोच्च न्यायालय ने जाहिर किया तो आपने किसी राजनीतिक दल पे एक्शन लिया? हिम्मत है आपकी लेने की कि एक्सटॉर्शन मनी के तहत आपने चंदा लिया? कभी क्या हिम्मत है? स्टेक होल्डर ये खुद भाजपा के स्टेक होल्डर है। ये क्या दूसरे के स्टेक होल्डर की बात करते हैं? स्टेक होल्डर आज सुबह आपने बिल्कुल सही कहा था, वही हुआ कि आज सिर्फ राहुल गांधी से बचने के लिए छटपटा रहे हैं कि वो खुद भी एक 56 इंच वाले मैदान में आशीष आज दोनों जगह इन्होंने अपनी किरकिरी करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनका वो पूरा शो इतना फ्लॉप हुआ कि कितने लोगों ने देखा और क्या परसेप्शन निकला, और लोग यही कह रहे कि ये एक्सप्रेस वे के लिए नहीं गए थे, ये तो उसके लिए गए थे, वो सेक्शन ओपन करने के लिए नहीं गए थे, राहुल गांधी को परेशान करने के लिए गए थे। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही के दिन ये भी अपने पैरों पे पत्थर पड़ गए। ये तो राहुल गांधी को और खाद दे गए बोलने के लिए। नहीं, अब तो आएगा मजा। इस देश की जनता की तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश की जनता क्या घरों में ऐसे बैठती है चुपचाप अपने अधिकार खो देती है। आखिर में एक सवाल पूछ करके इजाजत लेंगे हम। एक सवाल बस आप सबसे है, सारे दर्शकों से, जितने लोग देखें इसको, 10 लोग देखें या 10 लाख, आप लोग बताइए। मैं पहले ऐलान करता हूं कि आप वीडियो फुटेज दीजिए, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी माँ का, मुझे कोई उसमें निजता का हनन नहीं है। वो देश के लोकतंत्र की रक्षक बन के जा रही है वहां पर। इस देश में चुनावी अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार। ये लोकतंत्र के उस यज्ञ में आहुति देने जा रही है, मेरे लिए गर्व का विषय है। हाँ, मेरे लिए गर्व का विषय है। ये 5 किलो राशन बुर्का पहन के नहीं जा रहे हैं, शर्म के मारे कैसे ले जाएं? इसमें ये लाडली बहना का पैसा, ये लाडली बहना का पैसे लेके नहीं जा रहे कि भाई कैसे ले लूं मैं। नहीं, निजता इसमें क्या? निजता वो थी इसमें जो निजता क्या है? एक्सप्रेस वे पे कर रहा था और पूरे देश के मोबाइल में घूम रहा था। क्या बात करते हो? ज्यादा वही कर रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग भी इंसान ही है, शब्दों की मर्यादा खो जाती है। इसमें क्या निजता है? सबसे जो बड़ा अधिकार इस दुनिया में, इस धरती पर जो इंसान को मिला है, स्त्री हो पुरुष हो, 18 साल मुझे बताइए क्या चुनाव के दौरान चैनलों पे कवरेज नहीं होती? चुनाव के दौरान क्या चैनलों को पूछा नहीं जाता कैमरे पे कि आपने वोट किसको दिया, आप क्या चाहते हो? सारा विश्व देखता है उसको, तब निजता का हनन नहीं होता? तब बताओ। और जब सिर्फ लाइन में कौन कौन खड़े हैं ये देखने से निजता का हनन होता है। वारे ज्ञानेश कुमार, तुम्हारे ज्ञान को धन्यवाद भैया। तुम्हारे ये असीम ज्ञान को हम मतलब नमस्कार करते हैं। और ऐसे अज्ञानी, ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, संविधान का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसा महाढीठ और अज्ञानी इंसान, जिसका बिल्कुल ऊपर की मंजिल खाली है, वो आदमी वहां बैठा है, सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता है दी हुई। फिर देश का दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग के कैमरे चेक होने चाहिए भाई। न्यूज चैनल के कैमरे से निजता का हनन नहीं होता। वही मतदाताओं से हम लोग जिंदगी और बात करते रहे तब हनन नहीं होता। इसके कैमरों में क्या है? इसके कैमरों में क्या है कि आशीष चित्रांशी कपड़ा पहन के लाइन में खड़ा होगा तो बिना कपड़े का फोटो खींच लेता है इसका कैमरा। इसके कैमरे चेक होने चाहिए। निजता का हनन कैसे होता है? हाँ, बिल्कुल सीधा है कि अगर मीडिया के कैमरों में निजता का हनन नहीं होता तो इसके कैमरों कैसे निजता का हनन हो जाएगा?
और सुप्रीम कोर्ट, मैं यह भी कह रहा हूं चुनौती से, सुप्रीम कोर्ट अगर इन दलीलों को कहता है नहीं नहीं एकदम ठीक है संवैधानिक निकाय, तो फिर ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा करके घर बिठा देने का वक्त आ चुका है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल। 1 मिनट में ताला लगा देना चाहिए। उस सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्डिंग में बैठ करके ढकोसला करने की कोई जरूरत नहीं। ये लॉजिक नहीं है क्या कि वहां पर निजता का हनन, लाइन में खड़े निजता का हनन हो जाएगा, और बाहर जब हम लोग माइक लगा पूछते हैं कि आपने वोट दिया किसको दिया, तब निजता का हनन नहीं होता। वाह। भाई उस लाइन का भी फुटेज होता है कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, हाँ हाँ, वो भी सभी दिखाया वोट जाता है। सुबह सुबह भाऊ 6 बजे, 6 साढ़े 5 बजे रिपोर्टर बूथों पर खड़े होते हैं, और हमें लोग इंस्ट्रक्शन की 5:30 बजे से लाइव शुरू कर देंगे, मतदान 7 बजे शुरू होगा, 5:30 बजे वहां पे जो मतदाता आते हैं कतार में खड़े हैं उनका फुटेज दिखाओ, वहीं से लाइव करो, उनसे बात करो, है? तब निजता का हनन नहीं होता। उसको बैन करना चाहिए था, कर देना चाहिए था बैन ना। आज तक चला आ रहा है ये कभी इसका मतलब कभी देखा ही नहीं टीवी पे अपना फोटो और मोदी जी का फोटो देख करके इस आदमी ने उन 2 फोटो छोड़ के तीसरा देखा ही नहीं कभी, बस मोदी का फोटो देखा और अपना देखा। और ये प्रवचन चल रहा था जैसे जो है, अब इनका नाम तो ज्ञानेश आशा राम रहीम रखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के गुण इनमें मिले हुए हैं। ये संविधान के साथ वही कर रहे हैं जो राम रहीम और आशा राम ने तमाम अपने आश्रमों में किया है कुकर्म, वही सब संविधान के साथ कर रहे हैं ऐसे लोग। खैर इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ये ऐसे आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि भैया वोट डालने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा वोट डालना, कौन सा ऐसा काम है जिसमें निजता चाहिए। निजता कहाँ होता है? बटन दबाते समय, कि हमने किसका बटन दबाया नहीं पता चले। इसमें भी दलील दी जाएगी कि नेता जानते हैं कि कौन किसका मतदाता है, वो पहचान जाएंगे लाइन में कि वोट डालने आए थे इनके मतदाता हैं, तो वो तो घर से निकलते समय भी जान जाएंगे, वो घर से निकलते समय फिर भी एक जान सेकंड जाएंगे। आशीष भाई, जहां बूथ होता है वहां पे हर राजनीतिक दल का टेबल होता है, टेबल होता है। उनको सबको मालूम है किस किस मोहल्ले से कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं। वही लोग बाद में फिर भेजते, जरा भी अपने अपने 2 मोहल्ले निकले नहीं है, जरा जा निकल वाला हो यार, भाऊ जिंदगी गई यार रिपोर्टिंग करते करते। ये हमको बताएगा ज्ञानेश कुमार वही कर रहे हैं। निजता क्या ये है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने जिंदगी में वोट नहीं डाला है। और ज्ञानेश की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग जो असेसमेंट होता है रिपोर्टरों का, वो जो तख्ता बस्ता होता है ना, मतलब वो जो लगाते हैं वहां पे एजेंट, वो बस्ता देख के बता देते हैं कि इस बूथ पर कौन भारी है, क्योंकि मतदाता खुलेआम जाते हैं, पर्चियां लेते हैं। जिसके बस्ते पे भाजपा वाला है तो भाजपा पे ज्यादा भीड़ है तो पता चल जाता है इस बूथ पे भाजपा के वोट ज्यादा गिरे हैं, इस पर कांग्रेस के ज्यादा गिरे हैं। इतना आज का वो है, ये ट्रेंड है। अरे बता रहा प्राइवेसी है, निजता है, कौन सा निजता है? इस निजता को बता दो, खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, निजता बता दो कि निजता है क्या उसमें, कौन सी ऐसी निजता है। प्राइवेसी, वो प्राइवेसी जान ले हम। इस देश में सबकी प्राइवेसी खत्म कर दिए। दिन में 18 फोन आते हैं आपके सामने, आप भी कहते हो कि क्यों भड़कते हो, काट दिया करो। दिन में 18 लोन ले लो, देखो पूरे देश में नंबर घूम रहा है। एक बार मैंने मैंने लोन क्या लिया कहा, तो नंबर घूम रहा है। आपका डीजी यात्रा बता देता है कि आप देश में कहाँ कहाँ घूम रहे हो। आपका आधार कार्ड बता देता है कि आप कौन से होटल में रुके हो। हाँ, आपका मोबाइल फोन बता देता है कि आप किससे किससे बात कर रहे हो। कहाँ निजता रह गई जीवन में? इस फोन ने आके तो आपको पूरा सार्वजनिक कर दिया। निजता के लिए वो डरे, हाँ, निजता के लिए वो डरे जिनके कुकर्म हो। हाँ, डंके की चोट पे जो लोग वोट नहीं डालते उनको शर्म आनी चाहिए। हमारा अधिकार का हमने उपयोग नहीं किया। वोट तो आदमी गर्व से डालते हैं। अरे कई चैनल नहीं भैया, कई चैनल चलाते हैं कि उंगली के साथ फोटो भेज दो, हाँ, वोट किया। खूब चलाए हैं कि उससे बताओ, इंगेजमेंट बढ़ता है चैनल पे, तो एंगेजमेंट बढ़ता है चैनल का। बताइए क्या बना रखा है। खैर हमारा भी मिशन है। राहुल गांधी का तो होगा सत्ता में आए, भाजपा को होगा सत्ता बचाएं, लेकिन हमारा मिशन है लोकतंत्र और संविधान बचाएं। तो इस मिशन में ये चैनल नहीं है, मिशन है। बिल्कुल हमारा मिशन संविधान लोकतंत्र बचाने का है। कोई भी सत्ता में आए, कल राहुल गांधी भी सत्ता में आए तो सवाल यही होंगे, तीखे सवाल होंगे। जहां लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना होगी
वहां हम उठ के खड़े हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी है, मोदी है, अखिलेश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी दर्शकों से अपनी मैं जगह फिक्स है। एक एक चीज याद रखेंगे, बस अब तुरंत नमस्कार कर लेंगे। एक याद रखेंगे, 2023 में एक कानून आया चुनाव आयोग पर, मोदी जी लाए। उस कानून में पता है क्या था? वही सब कहानी खोल देता है कि चुनाव आयुक्त का कोई भी, मतलब चुनाव आयोग का कोई फैसला, चुनाव आयुक्त का कोई फैसला, उस पर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस या किसी भी तरह का केस जो है नहीं हो सकता है उसके रिटायरमेंट के बाद भी। ये 2023 में कानून लाया गया संसद में। उस कानून ने 2023 तक के एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट चला है 2023 तक। जब एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो क्या होता है, इम्यूनिटी चाहिए होती है। जो वहां पे अफसर बैठे होते हैं, उन्होंने कहा होगा राजीव कुमार ने कि भाई कैसे कोई करेगा आपके लिए इतना सब कुछ, उसको भी इम्यूनिटी चाहिए, कल को उसको जेल में डाल दिया जाए। तो उसको इम्यूनिटी दी गई कि किसी भी चुनाव आयुक्त के किसी भी फैसले को कभी भी उसके रिटायरमेंट के बाद भी चैलेंज नहीं किया जाएगा और उस पर कोई केस नहीं बनेगा, कोई केस नहीं बनेगा। ये इम्यूनिटी दी गई। यही बताता है कि 23 में उनको कह दिया गया कि अब हम आपको कानून ला के इम्यूनिटी दे रहे हैं, अब करो हमारे लिए जितना करना है, अब जी जान झोंक दो अपना भाजपा के लिए और मोदी के लिए। इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।